हेलो बच्चों, हेलो एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2। ये हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसके पहले एक और वीडियो इस पर बनाया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विद्युत विभव व धारिता, है ना। इस चैप्टर में हम पूरे विभव से संबंधित सारी बातों को स्पष्ट करेंगे। इसके अलावा धारिता क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, ये सब भी हम करेंगे। पर एक ही वीडियो में नहीं होगा, आने वाले वीडियो में होते जाएगा ये सब। तो आज के वीडियो का टॉपिक हमारा है आवेशों के निकाय के कारण विभव, है ना। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, वो सबको हमने डिटेल देखा हुआ है। उसके बारे में फार्मूला भी निकाला हुआ है, उनके मात्रक वगैरह सारा चीज। साथ ही साथ बिंदु आवेश, है ना, बिंदु आवेश Q, है ना, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विभव कितना होता है, जो v = 1/4πε0 Q/r। मतलब आवेश Q से r दूरी पर विभव इतना होता है ना। ये फार्मूला है। ε0 के बारे में जानते ही हैं, वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, अध्याय 1 में आप लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या करना है, आवेशों के निकाय। ये केवल एक आवेश के कारण था, आवेश Q बस के कारण विभव इतना। आवेशों के निकाय से मतलब है बहुत सारे आवेश एक साथ आसपास हो तो उन सब के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना कैसे करेंगे। तो इसके लिए यहां पर Q1, Q2, Q3, Qn, मतलब है ना, अनेक आवेश यहां पर है, n आवेश कह सकते हैं। और इन आवेशों की बिंदु P से दूरियां भी दी गई है, R1, R2, R3, ऐसा करते करते Rn। तो हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। पहले इसके कारण निकालेंगे, फिर इसके कारण, इसके कारण, ऐसे करते करते सबके कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा निकालेंगे और डायरेक्ट सबको जोड़ देंगे। डायरेक्ट सबको क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि विभव अदिश राशि होती है, तो अदिश राशि को सामान्य बीजगणितीय विधि से या तरीके से जोड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहां पर आवेश Q1 के कारण P पर विभव, ये V1 होगा 1/4πε0, ये Q1 क्या हो जाएगा, R1। आवेश Q2 के कारण विभव, तो ये V2 = क्या होगा, 1/4πε0 Q2/R2। क्लियर है, बहुत सिंपल। इसी फार्मूले में मान रखते जाना है। और आप लिख सकते हैं आवेश Q3 के कारण, तो ये हो जाएगा V3 = 1/4πε0 Q3/R3। हम इसे मान बस रखते जा रहे हैं, Q1, Q2, Q3 ऐसा करके, और एंड सो ऑन, ऐसा लास्ट आवेश में पहुंच जाते हैं आवेश Qn के कारण। तो ये जाएगा Vn = 1/4πε0 Qn/Rn। क्लियर है। तो ये सभी अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव। अतः बिंदु P पर कुल विभव की बात करें तो कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3, ऐसे करते करते कहां तक चले जाएंगे, Vn तक। तो ये हो जाएगा V = इसका मान रख दो 1/4πε0 Q1/R1। V2 को मान रखेंगे 1/4πε0 Q2/R2। ऐसे करते करते मान लो हम तीसरे का भी रख सकते हैं यहां पर, तो मैं डायरेक्ट लास्ट का रख रहा हूं। सभी इसमें शामिल हैं Qn Rn, मतलब इसमें Q4, Q5, Q6 सभी शामिल हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कुछ टर्म कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन निकाल दो, बाहर उभयनिष्ठ है, ऐसा Q1/R1 + Q2/R2, ऐसा करते करते ये टर्म निकल गए, तो क्या बचा, Qn/Rn। तो ये होगा यहां पर सभी आवेश, मतलब आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर विभव। इसको थोड़ा सा और हम व्यापक रूप में लिख लेते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं यहां पर, V =
1/4πε0 सिग्मा लगाकर। सिग्मा योग को दर्शाता है i = 1 से लेकर n। कितने पद हैं? n पद है। i कोई पूर्णांक है, i मतलब इंटीजर पूर्णांक, i = 1 to n मतलब 1 से लेकर n तक योग को दर्शाता है। तो ये qi बटे क्या हो जाएगा? ri है ना। i = 1 रखेंगे तो q1 r1 होगा, 2 रखेंगे तो q2 r2 होगा। ये सारे पद आते जाएंगे और सिग्मा है उन सब का योग दर्शाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। इसी में यदि आवेश एक जैसे q1 -q2 -q3 ऐसे qn है, मतलब आवेश कुछ प्लस में कुछ माइनस में है। तो उस केस में v = यदि हम लेंगे तो 1/4πε0, ये q1 तो प्लस में रहेगा क्योंकि प्लस में है, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इसके पहले के क्लासेस में हमने देखा हुआ है धन आवेश के कारण विभव है वो धनात्मक, है ना। धन आवेश है तो विभव धनात्मक होगा, ऋण आवेश है तो विभव क्या होता है? ऋणात्मक, इसलिए माइनस हो जाएगा। मतलब धन आवेश का विभव धनात्मक होगा, ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक होगा, तो उसके आधार पर उनके चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो यहां पर ये q1 q2 q3 इस प्रकार से आया तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार निकालेंगे। यहाँ पर जो अनेक आवेश एक साथ है, बहुत सारे आवेश हैं, तो उनके कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना हमको कैसे करनी है, तो ये इस तरीके से करेंगे। इसी में और ले सकते हैं, यदि मूल बिंदु के सापेक्ष q1 q2 qn के स्थिति सदिश r1 r2 ऐसे करते करते rn है तथा p का स्थिति सदिश r है, तो इस केस में थोड़ा सा चेंजेस यहां पर क्या होगा, मतलब ये इस प्रकार की स्थिति, मूल बिंदु जैसे यहां पर है, ये मान लो क्या है? P है, यहां पर Qn, यहां पर मान लो यहां पर Q2, ये Q3, मान लो ये Qn है। तो ये इसका स्थिति सदिश R1, इसका R2 है, इसका R है, ये R3 और ये Rn ऐसे, ठीक है। तो उस केस में यहां से यहां तक की दूरी, ये जो दूरी है ये कितना होगा? R - R1 होगा, और यहां से यहां तक की दूरी है क्या होगा? R - R2 होगा। Q3 से दूरी इसकी कितनी हो जाएगी? R - R3। यहां से दूरी लेंगे ये वाला, तो R- क्या होगा? Rn, है ना। इसको सदिश तरीके से निकालना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। ये आवेश, एक आवेश यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर है, ये बिंदु P की दूरियां हैं जहां पर विभव ज्ञान निकलना। तो उस केस में ये R1 R2 R3, यहां पर क्या आएगा? R - R1, यहां पर क्या आएगा? R - R2, यहां पर R - R3, यहां पर R - Rn, ये सब आएंगे। इसलिए इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, V = क्या हो जाएगा? 1/4πε0 सिग्मा i = 1 to n qi अपान, यहां पर हो जाएगा R - Ri, व्यापक रूप में मॉड भी लगा सकते हैं क्योंकि R पहले रहेगा। R - Ri, i = 1 रखेंगे तो R1 आएगा, 2 रखेंगे तो R2 आएगा, ये सब आते जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा जनरलाइज्ड फॉर्म में आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव, ठीक है। अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना। अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। वैद्युत द्विध्रुव जानते हैं क्या होता है? दो विजातीय आवेश समान परिमाण के अल्प दूरी पर हो, है ना। ये +q और -q
समान परिमाण के दो आवेश हैं, अल्प दूरी पर है तो इसको क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसकी लंबाई कितना लेते हैं? 2a। और दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा, ये आवेश और ये आवेश, इनको मिलाने वाली रेखा ये होता है अक्ष होता है इसका, है ना, द्विध्रुव का अक्ष होता है। तो हमें दो स्थिति में विभव की गणना करनी है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, है ना। अक्षीय स्थिति, इसके पहले के चैप्टर में अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की है, तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की परिभाषा वही रहेगा, है ना। अक्षीय स्थिति मतलब ये अक्ष पर होगा, अक्ष को इधर आगे बढ़ा दो या इस तरफ आगे बढ़ा दो, उस पर कोई बिंदु, जैसे इस तरफ इसको हम आगे बढ़ा देते हैं और यहां पर एक पॉइंट P ले लेते हैं, तो ये जो बिंदु है ये कौन सी स्थिति में होगा? अक्षीय स्थिति में होगा, अक्ष पर होना चाहिए, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति की परिभाषा मैं एक बार और दोहरा देता हूं। जब कोई बिंदु जहां पर विभव की गणना करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं, ठीक है। तो बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है तो यहां पर दो आवेश हमारे पास है, एक प्लस Q है और एक माइनस Q है। मान लो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? R है ना। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? R है, ठीक है। तो है ना, शुरू में इसके बारे में लिखना, अक्षीय स्थिति की परिभाषा लिखना, फिर क्या लिखोगे? माना एक द्विध्रुव ए बी है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसकी लंबाई 2a है तथा इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर विभव की गणना करनी है। क्लियर है? यहां तक इतना सब लिखना पड़ता है। अब यहां पर प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव, इसको मान लो हम V1 लेकर चलें या V प्लस Q ऐसा भी आप ले सकते हैं, है ना। तो चलो V1 लेकर चलते हैं। तो फार्मूला हमारे पास है बिंदु आवेश कारण विभव का, अभी जो देखे थे, एप्सिलॉन 0 Q अपान R होता है। यहां पर प्लस Q है, R मतलब क्या हो जाएगा? A से P तक की दूरी, है ना। ये आवेश यहां पर है तो इससे यहां तक की दूरी। विभव अदिश राशि होती है इसलिए दिशा वगैरह बताने की यहां पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें AP का मान रखना पड़ेगा। AP मतलब यहां से यहां तक। ये टोटल 2a है तो यहां से यहां तक क्या होगा? A होगा। ये इतना A है और इतना क्या है? R। तो आपको इतना मान लो चाहिए तो R में क्या करेंगे? A को घटा देते हैं, तो ये V1 बराबर क्या निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस क्या हो जाएगा? A, है ना। ये हो जाएगा V1 का वैल्यू। अब माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव, है ना। माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव V2 तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान BP। ये माइनस में होगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है। ये प्लस Q के कारण विभव प्लस में था तो प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। माइनस Q के कारण विभव है वो माइनस में होगा, इसलिए माइनस यहां पर हमें लिखना होगा। और दूरी B से P तक, यहां से यहां तक तो R है, इधर भी कितना A है तो R में और क्या करना? प्लस करना पड़ेगा A, है ना। जो BP का मान है ये R प्लस A होगा। कैसे होगा? ये यहां से यहां तक हो गया R और यहां से यहां तक कितना होगा? A, तो टोटल R प्लस A। अतः P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस क्या करेंगे? V2 करना होगा, दोनों को जोड़ देते हैं। V1 प्लस V2 तो V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q अपान R माइनस ए, और इसको एक स्टेप चाहो तो आप लिख लो माइनस को बाहर करके। ठीक है, तो यहां पर प्लस है पर इसमें माइनस होने के कारण से ये माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस ए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो क्वेश्चन। यहां से ये 1/, ये टर्म कॉमन निकल जाएगा दोनों जगह से, क्या बचेगा, Q भी निकलेगा बाहर, है ना, Q भी कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा यहां पर 1/R माइनस ए माइनस 1/R प्लस ए। तो V बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, लघुत्तम हो जाएगा। यहां पर इन दोनों अलग अलग है तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा लघुत्तम, है ना, और इससे ये कट जाएगा तो ये टर्म ऊपर आएगा माइनस, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा तो ये टर्म ऊपर आएगा, है ना, इससे ये कट जाएगा तो ये बचता है तो ये ऊपर आएगा एक के साथ, तो R माइनस ए, साथ ही ये ऋण चिन्ह गुना होगा तो ये माइनस में होगा और ये क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, ये ऐसे, है ना, इससे ये कटा तो ये बचा, तो ये आ गया ऊपर R प्लस है, इससे ये कटा तो ये बचा, ये आ गया यहाँ पर ऋण का गुना होने के कारण से इनका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये R तो कट जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या बचता है यहाँ पर 2a अपान ये इन दोनों का गुना क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला है, तो a माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूला के अनुसार ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको लिख सकते हैं ये Q इंटू 2a क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2a R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, चूंकि Q इंटू 2a बराबर होता है P, क्या होता है P द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे होगा। ठीक है, V इक्वल टू इतना। क्लियर है यहां तक? ये कोई भी आकार के द्विध्रुव के लिए है, और इसी में कंडीशन छोटे द्विध्रुव के लिए, ए स्क्वायर छोटे द्विध्रुव के लिए क्या होगा, ए का मान है वो R से बहुत छोटा होता है, तो ए स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। ठीक है ना, छोटे द्विध्रुव के लिए ए का मान R से बहुत छोटा हो जाएगा, तो इस टर्म को नेगलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर, इतना वोल्ट, है ना, विभव का मात्रक वोल्ट। तो इस प्रकार अक्षीय स्थिति में फार्मूला क्या आया, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर, इतना वोल्ट, है ना। अब हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में कैलकुलेशन विद्युत विभव की, उसके लिए क्या फार्मूला आता है। अब हम ज्ञात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में विभव की गणना। ठीक है ना, द्विध्रुव में दो आवेश होता है, प्लस Q और माइनस Q। तो ये A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसकी लंबाई कितना लेते हैं, 2a लेते हैं। ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या है, द्विध्रुव अक्ष है। तो इस द्विध्रुव अक्ष पर ये मध्य बिंदु हो गया, तो इसके मध्य बिंदु पर एक लंब अर्धक डालें ऐसे,
और बढ़ा सकते हैं नीचे तक चाहे तो। ये क्या होता है, लंब अर्धक। अब इसमें कोई पॉइंट मान लो P ले लेते हैं, तो ये पॉइंट P है वो निरक्षीय स्थिति में होगा। इसकी परिभाषा जो देते हैं निरक्षीय स्थिति को क्या देते हैं, जब कोई बिंदु जहां पर विभव की गणना करनी है द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है तो उसे निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लो। जब कोई बिंदु जहां पर विभव की गणना करनी है, यहां पर विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो विभव की गणना करनी है द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर होता है। ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी दूरी मान लो R लेते हैं बिंदु O से, और इसको हम A और B से मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, A से P तक की दूरी जितनी होगी B से P तक की, ये दोनों क्या होगा, समान होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा वो एक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों के कारण, दोनों आवेश प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश दोनों के कारण निकालना है अलग अलग। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव ये होगा, इसको V मान लेते हैं, 1/4πε0 Q अपान क्या हो जाएगा, AP। विभव का फार्मूला कहाँ से लेते हैं, बिंदु आवेश वाला फार्मूला, V = 1/4πε0 Q अपान R, जो शुरू में लिए थे वही फार्मूला। ये बिंदु आवेश कारण है ना, आवेश Q के कारण R दूरी पर विभव इतना होता है। यहाँ पर Q आवेश के कारण AP दूरी पर है इसलिए ऐसा, और माइनस Q आवेश, यहाँ पर AP का मान रखने की जरूरत नहीं है, के कारण P पर विभव ये हो जाएगा V2 = 1/4πε0 Q माइनस में होगा यहाँ पर BP। ये आवेश माइनस में है इसलिए ये विभव माइनस में हो जाएगा, और B से P तक की दूरी है ना, V2 बराबर, माइनस को सामने लाकर लिख सकते हैं 1/4πε0 Q अपान BP। ठीक है, अब चूंकि AP बराबर क्या है, BP है ना, AP और BP दोनों क्या है, बराबर है। AP और BP दोनों क्या है, बराबर है। इन दोनों फार्मूला में अंतर क्या हुआ, ये AP है और ये BP है, तो दोनों क्या है, बराबर हो गया। तो दोनों पद एक जैसे हैं, पर अंतर क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, केवल इतना ही अंतर है। अतः P पर कुल विभव तो क्या हो जाएगा, V = V1 + V2। इनके मान रख देते हैं V1 और V2 का। है ना, V1 का मान रख दो, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान AP, प्लस करेंगे पर यहां पर माइनस है इसलिए माइनस 1/4πε0 Q अपान BP। और यहां पर एक बार और लिख दो कि चूंकि AP बराबर BP है इसलिए दोनों पद क्या हो जाएंगे, एक जैसे, क्योंकि ये इसी का अंतर है। दोनों पद एक जैसे हो गए तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो क्या बचता है, 0 है ना। इस प्रकार निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, शून्य होता है ना। निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, यहां पर शून्य। क्लियर हो गया, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है ना। इस पॉइंट पर विभव का मान क्या होगा, 0। नीचे भी लेते, कहीं पर भी लो, यहां पर भी लो, V का मान 0, यहां पर भी लो, V का मान क्या होगा, 0। नीचे भी चले जाओ, यहां पर V का मान क्या होगा, 0। मतलब हर स्थिति में निरक्षीय स्थिति पर विभव शून्य होगा। उसका कारण ही है, उसका धनात्मक विभव जितना होगा ऋणात्मक विभव भी उतना ही होगा, क्योंकि धन आवेश से उसकी दूरी जितनी होगी ऋण आवेश से दूरी भी
उतनी ही होगी। इस कारण से धन विभव और ऋण विभव मिलकर कुल विभव को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। बहुत सिंपल है। तो इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पर जो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर विभव हमने निकाला है ना। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।